स्टूडेंट्स, टुडे इज डे नंबर 2 ऑफ द चैप्टर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम इन क्लास 9 सीबीएसई बैच। हम लोग जे थॉमसन का पुडिंग ट्यूब व्यूब कहाँ से आ गया? कौन सा? रदरफोर्ड में? अच्छा, जे थॉमसन कैसे एक्सपेरिमेंट किया? वो थोड़ा हिस्ट्री ज्यादा पढ़ा रही है, उतना जरूरत नहीं है, बस मॉडल क्या था वो जानो। सो फर्स्ट हम लोगों ने किया था थॉमसन्स मॉडल। अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल, एटम इज लाइक अ स्फीयर, इट इज लाइक अ पुडिंग with electrons embedded in it, with electrons, और ये स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक, ये स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज होता है, लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि सबसे अंदर में वो होता है positively charged zone, that is called nucleus. Then we have the first shell, then we have the second shell. ये तो आज के कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन उस जमाना में तो ऐसा पता ही नहीं था लोगों को। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और फिर लास्ट में 1 है। हम बात हमेशा की तरह कर किसकी रहे हैं? सोडियम की कर रहे हैं। तो आज के कॉन्टेक्स्ट में ये इंसान तो गलत बोला। फिर आए रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या किया? एक गोल्ड फॉइल लिया और एक यहाँ पे ZnS जिंक सल्फाइड वाला स्क्रीन लिया। वो बहुत सारे रेस को बम्बार्ड किया या पास किया। कैसे रेस? डबली चार्ज हीलियम एटम। देखो आज फटाक से बोल दिया, उस दिन तो पहली बार था ना, इसलिए धीरे धीरे आपको बता रहे थे। आज एक बार में बोल दिया कि डबली चार्ज हीलियम एटम। हीलियम ऐसे तो नंबर 2 पे होता है, ऑलरेडी स्टेबल, ये देना नहीं चाहेगा, पर तुम लॉट्स ऑफ एनर्जी अगर दोगे तो ये 2 ठो अपना इलेक्ट्रॉन देगा। ये क्यों देना चाहिए? तो ऑलरेडी स्टेबल है। जैसे आर्गन का एमसेट नंबर 18, ये भी तो ऑलरेडी स्टेबल ही होता है। देखो इसका ऑक्टेट पूरा है ना, लास्ट शेल में 8, इसका ड्यूप्लेट पूरा है ना। नियन की बात करें तो इसका भी 2,8 ऑक्टेट पूरा है। तो डबली चार्ज हीलियम एटम मतलब वैसा हीलियम जो 2 ठो इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है। नॉर्मली वो तैयार नहीं होगा क्योंकि वो तो स्टेबल है, तो लॉट्स ऑफ एनर्जी दीजिएगा तब वो देने को तैयार होगा। अब इन्होंने क्या उम्मीद लगाया और हुआ क्या? इन्होंने उम्मीद लगाया कि सारे रेस प्लस वाले स्फीयर में जाके टकरा रहे हैं, मेरे वाले भी प्लस रेस है। अब प्लसवा को गोली मारोगे प्लसवा में तो जाके खिंचाएगा कि वो रिटर्न बैक हो जाएगा। बट टू हिज सरप्राइज व्हाट ही सॉ कि मोस्ट ऑफ देम आर जस्ट passing through it, most of them are just passing through it. A very small number of rays are returning back, and जो returning back हो रहा था वो कहाँ से हो रहा था बाबू? बीच से। तो इससे कंफर्म कर दिया कि जो पॉजिटिव स्फीयर है, पॉजिटिव जोन है, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है? पॉजिटिव जोन बीच में होता है और बहुत छोटे से जगह पे होता है। इस बात को भी कैसे कंफर्म किया? क्योंकि बहुत छोटे नंबर ऑफ रेज, 150 पार हुआ कि 2-4 पार हो रहा है। तो वो जो क्षेत्र है बीच वाला, वो बहुत छोटा सा जोन है, बहुत छोटा जोन है। जैसे इस क्लासरूम की बात करें, बोलो ये अच्छा खासा बड़ा क्लासरूम है कि यहाँ बैठता है तो वहां बैठता है, लेकिन हम टीवी रूम की बात करें तो छोटा सा ही नहीं, यहाँ बैठता है वहीं बैठता है। तो वही हम बोले जो पॉजिटिव जोन है बहुत छोटा सा है। ये बात भी कैसे क्लियर हो गया इनको? क्योंकि बहुत लेस नंबर ऑफ रेज रिटर्न्स बैक हो रहे थे। ठीक, अब इनकी एक जो कमी हो गई, गलती हो गई, इन्होंने बस ये कह दिया कि इलेक्ट्रॉन्स घूमता है। जो राजा जिसको नहीं बुलाया था, बैठाया, नाश्ता वाश्ता कराया, बोला ऐसा आप किए? बोला हाउ। ऐसा किए? हाउ। लास्ट में बोला ऐसा किए? तो ना हो। क्या हुआ? इनसे लोगों ने पूछा कि अगर नेगेटिव चीज अगर पॉजिटिव के अराउंड घूम रहा है तो इट विल गेट अट्रैक्टेड और नॉट। तो अब अपना रेडियस कम कर लेगा, अगली बार और कम रेडियस में घूमेगा और कम में, एंड फाइनली इट विल फॉल इन द न्यूक्लियस। पर ऐसा तो होता नहीं है। इस बात को नील बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने शेल्स पे होता है। दीज शेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल। व्हाट आर दीज कॉल्ड? फर्स्ट वाले को कहते हैं के शेल, सेकेंड वाले को एल शेल। 1 2 3 4 5 6 7 KLMN होता है। अब हमने यहाँ पे शौर्य पंकज को पूछा था कि ये वाला निकलना चाह रहा है, बोल रहा है हम एक तो देना चाह रहे हैं, तो इसको मिल जाएगा तब ना लास्ट में 8 हो जाएगा। इसका क्लोरीन है, ये क्लोरीन का लास्ट में 8 कैसे होगा? क्लोरीन ऐसे तो 17 नंबर पे आता है, 287 होता है। तो बोलो कोई देगा तो ये ले लेगा। तो देखो इसका लास्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 7 है, एक वो मिल जाएगा तो 8 हो जाएगा ना। माय क्वेश्चन इज, नहीं हम फ्लोरीन पे पढ़ाए थे जानबूझ के, हम फ्लोरीन पे पढ़ाए थे जानबूझ के। मैं बता रहा हूं क्यों मैंने जानबूझ के ऐसा पढ़ाया था। फ्लोरीन में होंगे सिर्फ 2 ही शेल्स, फ्लोरीन में होंगे सिर्फ 2 ही शेल्स, 7 और इसमें 2, एंड दिस इज द न्यूक्लियस। दिस द न्यूक्लियस 9 प्रोटॉन्स है और बोलो भाई 18 पे आता है ना। 9 है तो 9 का डबल 18, 19 होगा मास। मास होगा 19, नॉट हो है ये तो 10 तो है वो। क्लियर है ना? मास
डबल से एक ज्यादा होता है ऑड नंबर के केस में, तो 9 है तो 19 होगा, तो 19 में से तो 9 हो गया प्रोटॉन, तो बाकी है। अब बताओ थर्ड एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी लेवल में आया कि नहीं, तो देयर विल बी सम रिलीज ऑफ एनर्जी और तब जाके उस एनर्जी लेवल में सेट हो जाएगा। तो व्हेन अ इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अदर एनर्जी लेवल देयर इज सम, अगर लोअर एनर्जी लेवल पे आ रहा है तो एनर्जी लूज करेगा। और मान लो ऐसा होता तो नहीं है, यहां का एक इलेक्ट्रॉन मान लो ऐसा होता नहीं है, वहां गया तो बोलो सेकंड लेवल से थर्ड लेवल पे आप भेज रहे हैं तो इट विल गेन सम एनर्जी। छोटा सा बात था, इसको रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। आइए अब अपने नोट्स में एक्सपेक्टेशन से पढ़ रहे हैं, ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल में आओ, एक्सपेक्टेशन मिला। वो क्या उम्मीद लगाया था, वो उम्मीद लगाया था कि जब हम रेस पार करेंगे तो ज्यादातर रेस क्या हो जाएगा, रिटर्न बैक हो जाएगा। ऐसा हुआ कि ऐसा नहीं हुआ था। चलिए पढ़ रहा हूं। सिंस अर्लियर स्टडीज इट वाज सजेस्टेड दैट एन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, सो ही एक्सपेक्टेड दैट द अल्फा पार्टिकल वुड गेट यूनिफॉर्मली डिफ्लेक्टेड। अंडरलाइन करो, वुड गेट यूनिफॉर्मली डिफ्लेक्टेड। करवाए थे शायद, वुड गेट यूनिफॉर्मली डिफ्लेक्टेड करवाए थे ना, ऐसा ये उम्मीद लगाया। पर ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, असली में सत्य क्या था वो बताइए। सारे के सारे हुए कि सिर्फ कुछ ही कुछ हुए, और वो कुछ ही कुछ भी कौन से वाले कुछ, जो मिडिल वाले हैं वही टकरा के वापस आए ना। तो चलो मैं पढ़ रहा हूं। He found that most of the alpha particles passed through the foil without any deflection. Underline करो, without any deflection. Okay, good. This shows that most of the space in an atom is empty. Underline करो, most of the space is empty. किया हुआ है क्या? अच्छा ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ओनली अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर स्ट्रांगली डिफ्लेक्टेड, सिर्फ कुछ ही कुछ हुए, तो ओनली अ फ्यू को अंडरलाइन करो और आगे बढ़ के स्ट्रांगली डिफ्लेक्टेड को अंडरलाइन करो। किया हुआ है बाजी, तैस हो गया तुम लोग। दिस शोज दैट द पॉजिटिवली चार्ज रीजन प्रेजेंट इन एन एटम इज ऑक्यूपाइंग अ वेरी स्मॉल स्पेस। अंडरलाइन करो, वेरी स्मॉल स्पेस, ये भी किया हुआ है। ओके, कंफर्म। अब आते हैं फॉलोइंग विद द पॉइंट्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। रदरफोर्ड के मॉडल का पॉइंट्स क्या था, पहला पढ़िए। देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज रीजन इन एन एटम एंड इट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस शब्द को अंडरलाइन करो। ये है इनका मॉडल, ये है इनका, ऐसे ऐसे रिंग है कि नहीं, नहीं इनका मॉडल में बस ये था और ये है, बस बोला बाहर घूमेगा। वो तो फिर दुनिया वालों ने ना, वो जो राजा वजह नहीं बुलाया था, महामंत्री महावैज्ञानिक सब बुला के नाश्ता वास्ता करा के उसका बड़ी गेम किया बैठा के, तो ये बस ये बोला था। सेकंड पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्ड अराउंड द न्यूक्लियस। बात सही बोला कि आधा अधूरा बात बोला? कुछ ऐसा बोला कि रिवॉल्व कैसे करेगा, एनर्जी लूज नहीं करेगा शेल्स में, कि बस बोला बाहर घूमता होगा। एक तरह से ये जवाब ठीक के दिया, ये लगा हुआ था उस जवाब को काटने में, तो उस हिसाब से इसकी आविष्कार ठीक है। वो जवाब क्या था कि जहां तहां इलेक्ट्रॉन से इम्बेडेड होता है, तो ये बोला नहीं जहां तहां नहीं होता है, अराउंड द न्यूक्लियस होता है, तो उसका बात को काट के नया बोला। लेकिन इसका बतवा में भी पूरा बात सही नहीं था, ये ध्यान खुद पे नहीं दिया इस बात का। तीसरा, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। वैभव पदार्थों बोलो द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, ये बतवा का कैसे पता चल गया इसको? सेंटर से कुछ ही पार हो रहा है, तो दैट जोन, दैट सेंट्रल जोन, दैट सेंट्रल इज वेरी स्मॉल। अब आते हैं क्वेश्चंस में जो हम उस दिन नहीं पढ़ाए थे। ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल एक्सप्लेन द फॉलोइंग। जिसके पास प्रिंटेड नोट्स नहीं है हाथ उठाइए। आपको नहीं मिला था? देर कैसे करते हो, लाना चाहिए ना, कैसे कर रहे हो? तुम डांटते हैं, हम हर बार डांटते थोड़ी ऐसे ही। और जो लोग वीडियो पे पढ़ रहे हैं उन लोग काइंडली हमसे पीडीएफ मांग लीजिएगा, कल मिल भी गया आप लोगों को। पीडीएफ मांग लीजिएगा, घर पे पापा के ऑफिस से प्रिंट आउट निकलवा लेना, ठीक है, पापा के गुमला जाके। क्वेश्चन 1, द न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। इस प्रश्न का उत्तर रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से देना है। बहुत आसान है इस प्रश्न का उत्तर देना। द न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, यस द न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। क्योंकि हम लोग, हिंदी में बोलो, हम लोग पॉजिटिव रेज भेज रहे थे और वो बीच में टकरा के वापस आ रहा था, तो बीच में आकर्षित करने वाली ताकत है कि उसे धक्का मार के लौटाने वाली ताकत है। तो धक्का मार के लौटा रहा है प्लस को, तो बीच का ताकतवा भी तो चचा प्लस ही होगा। तो इससे साबित हो गया कि हाँ न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। इंग्लिश में पढ़ दूं कि उसे छोड़िए, हिंदी में समझा दिए ना? नहीं, क्या आवाज कर रहा है? चुई 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 चुई, क्या चुई चुई कर रहा है? नेक्स्ट, द न्यूक्लियस इज
वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम, एटम की तुलना में न्यूक्लियस बहुत छोटा है। बोलो हाँ, ये भी बात सही है। जितने रेस पार हो गए उनमें से बहुत ही कम मात्रा के रेस रिटर्न बैक हो रहे थे, वो भी बीच से। तो बीच वाला जोन बहुत ही छोटा है। कितना छोटा है? बहुत छोटा, बहुत छोटा। कितना छोटा? बहुत छोटा। तीसरा पॉइंट, क्वेश्चन तीसरा, द न्यूक्लियस इज वेरी डेंस। तुम कैसे बताओगे कि न्यूक्लियस डेंस है? बहुत ध्यान से सुनना। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये दसों बार हम आपको फिजिक्स पढ़ाते समय बोले हैं, पर प्रिंटेड नोट्स में वहीं पे बगल में लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 के थोड़ा नीचे जगह है, क्वेश्चन 3 के नीचे जगह है, बगल में तो नहीं हो पाएगा। 3 के नीचे, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। नीचे वाला बहुत छोटा। फाइनल आंसर? तो बताओ वॉल्यूम किसे कहते हैं? द स्पेस ऑक्यूपाइड की द टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड? टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड को कहते हैं द टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। द टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस इज वेरी, सो द वॉल्यूम इज वेरी स्मॉल, सो डेंसिटी इज वेरी हाई। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बगल में थोड़ा सा नीचे में जगह है, फॉर्मूला लिख लो, ठीक। और क्वेश्चन 3 को वीवीआई मार्क कर लो। क्वेश्चन 4, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। अरे यार, के बतवा पूछे जा रहा है। कैसे होगा? बोलो मोस्ट ऑफ द रेस जस्ट पास थ्रू, जस्ट। तो इससे कंफर्म हो गया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। नेक्स्ट, हाँ ठीक है, तो ये फेमस क्वेश्चन है ना। एट एटम इज स्टेबल, क्या प्रिंट हो गया जी? एट एटम थोड़ी होगा, एन एटम इज स्टेबल होगा। एन एटम इज स्टेबल, एन एटम इज स्टेबल। इसका आंसर तो ये थॉमसन चाचा जी के जमाने से चले आ रहा है। ई भी नहीं बता पाया कि एग्जैक्टली कितने होते हैं, बट बोला द नेट पॉजिटिव चार्ज कैंसिल आउट द नेट नेगेटिव। तो इनका थ्योरी के हिसाब से भी बोलो कि एटम स्टेबल है। कैसे पता चला? द नेट पॉजिटिव चार्ज कैंसिल आउट द नेट नेगेटिव चार्ज, सो द एटम इज स्टेबल। 5 प्रश्नों के 5 आंसर्स भी लिखे हुए, मैं पढ़ूं कि छोड़ दीजिए? अब एक क्वेश्चन है QUESTION ऐसे करके क्वेश्चन लिखा हुआ है। व्हाट प्रिवेंट्स द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन? एक बात बताओ, देखो बातें याद रह जाती है इसलिए बोलते हैं। मक्कड़ तुम बताओ, ये जो है इस पे एक आकर्षण लगेगा, इसकी तरफ ये खिंचा चला आएगा, मिलन हो जाएगा। तो ये आकर्षित होना चाहिए, पर इसका आंसर रदरफोर्ड ने बोला था कि आकर्षित नहीं होगा। इसका क्या आंसर दिया था इन्होंने? व्हाट प्रिवेंट्स द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज। शौर्य पंकज नेक्स्ट आपसे पूछेंगे। हाँ बोलिए, क्या ऐसा है जो आकर्षित होने से रोके हुए है? बोलिए भाई, आप बोलिए शौर्य पंकज। वेरी गुड, वेरी गुड। कोई चीज जब तेज गति से घूमेगा, तेज गति से एकदम गोल 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 गोल, तो ना के बराबर आकर्षित होगा। हारना नहीं है मक्कड़, थोड़ा भी धीमा पड़ोगे, अगर थोड़ा भी अगर धीमा पड़ गए बाबू, वेलोसिटी अपना कम कर दिए, धीमा पड़ गए तो बेटा आकर्षित हो जाओगे। वेलोसिटी बनाए रखना अपना, 10 तक तो वेलोसिटी बनाए रखो। 11th में भी अगर साइंस लोगे तो मत ही वेलोसिटी कम करना, आकर्षित नहीं होना है, मतलब समझ रहे हो ना। तो बोलिए, बकवास करे की बातें समझ में आ रही है कि हाँ, कोई चीज अगर हाई वेलोसिटी से घूमेगा तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर जाएगा। लेकिन जहां उसकी वेलोसिटी कम हुई, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम नहीं कर पाएगा और आकर्षित हो जाएगा। मक्कड़ समझ रहे हो? नेक्स्ट, डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। पहला डिफेक्ट जो सबसे खतरनाक इनके करियर के लिए बना, हिंदी में समझाइए शौर्य पंकज, ऐसा कौन सा डिफेक्ट है जो एकदम खतरनाक हो गया इनके करियर के लिए? हाँ, वो इस बात को डिस्क्राइब नहीं कर पाया कि इलेक्ट्रॉन उसी शेल में घूमेगा, काहे ऐसा है कि अट्रैक्ट होकर वो क्यों नहीं गिरेगा।
इस बात का जवाब उसने दिया ना कि नहीं, एज लॉन्ग एज एन इलेक्ट्रॉन इज इन अ डेफिनेट शेल इट विल मेंटेन इट्स लेवल ऑफ एनर्जी। एनर्जी मेंटेन रहेगा तो रेडियस छोटा होगा कि नहीं, उसी रेडियस पर रह जाएगा। चलिए ये मैं पढ़ रहा हूं, कृपया डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड को बगल में वीवीआई लिख लीजिए। कैपिटल लेटर्स में जो हेडिंग है ना डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल, हेडिंग को बगल में वीवीआई लिख लीजिए, हेडिंग को। दूसरी बात, कंस्ट्रक्शन का चैप्टर जितना पूछेंगे बस उतना बोलना है। टीवी हेल के टेस्ट में आ रहा है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन अपलोड हो रहा है, शायद हो ही गया होगा अब तक। कंस्ट्रक्शन कल एक गलती अपलोड हो गया, डे 5 बोल के क्लास 11 की पढ़ाई अपलोड हो गई थी, तो हमको किसी ने मैसेज किया, तुम किए थे आलोक शायद, ओके, तो हम उसको तुरंत प्राइवेट कर दिए। अरे हमको लगता है कोई साथ ही साथ कोचिंग वाला फीलिंग के साथ पढ़ना चाहेगा, तो इसलिए ना बोले जो कोचिंग का फीलिंग के साथ पढ़ना चाहेगा। 11 12 के कुछ बच्चे तो कोचिंग के फीलिंग के साथ पढ़ते हैं, बोलता है रोज 8 ही बजे किया कीजिए ताकि लगे कि हाँ ट्यूशन में ही बैठे हैं, वो लोग ऐसा बोलता है। एनीवेज कंस्ट्रक्शन डाल देंगे। देन कंस्ट्रक्शन में एक ही क्लास में 3 टाइप के प्रश्न पढ़ा दिया है मैंने, वो एक्चुअली आसान चैप्टर है। मेरा मन तो था फेस टू फेस ही पढ़ाने का, पर ये लोग हड़बड़ा रही है हेहल वाली लोग, तो डाल दिए हैं। बाकी लोग यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे भी टीवी रूम में बैठ के देख सकते हो, इज्जत से देखना, पर इज्जत से, पर ठीक है यहीं पे इज्जत से देख लेना। नेट, हाँ नेट भी तो बचाना है ना। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स है, क्या आप लोग चेक करिए तो कल आप व्हाट्सएप, अरे हेहल से पूछ रहे ना जी, व्हाट्सएप हमको भेजिए ना कल आप रात को, चेक करिए। कंस्ट्रक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डाल देंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी भी आसान चीज होता है। ठीक है चलो, आइए इस हेडिंग को वीवीआई मार्क कर लीजिए स्टूडेंट्स। रदरफोर्ड हैड सेड दैट इलेक्ट्रॉन्स मूव एट हाई स्पीड इन सर्कुलर स्पीड ऑर्बिट। रदरफोर्ड हैड सेड दैट को अंडरलाइन करो, रदरफोर्ड हैड सेड दैट को अंडरलाइन करो, ऐसा रदरफोर्ड ने कहा था। रदरफोर्ड हैड सेड दैट। अब मैं आगे पढ़ रहा हूं, आगे हुआ क्या, जो वहां का जो राजमंत्री और राज वैज्ञानिक लोग बोला, एनी पार्टिकल, कोई भी चीज मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट वुड गो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का कारण क्या होता है, बोलो अगर आप दिशा भी बदल रहे हैं तो वेलोसिटी में परिवर्तन तो आ ही रहा है सर। ऑल्दो आप मैग्नीट्यूड नहीं बदले, 5 किलोमीटर पर आवर से तुम अगर लो कोई गोल गोल पाथ में चल रहे हो, अभी भी तुम 5 किलोमीटर पर आवर से ही हो, अभी भी तुम 5 किलोमीटर पर आवर से ही हो, और अभी भी 5 किलोमीटर, तो दिशा बदलने के कारण भी तो तुम्हारी वेलोसिटी बदल रही है, क्योंकि वेलोसिटी में बदलाव 2 कारणों से आ सकता है, या तो मैग्नीट्यूड बदल दीजिए, या तो डायरेक्शन बदल दीजिए, या तो बोध बदल दीजिए। हम ये फिजिक्स पूछ रहे हैं, केमिस्ट्री नहीं। अगर कोई 5 किलोमीटर पर आवर से गोल गोल घूम रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड बदला कि मैग्नीट्यूड तो नहीं ही बदल रहा है, लेकिन उसका डायरेक्शन तो हर वक्त बदल रहा है ना। तो वेलोसिटी में चेंज आया, हाँ सर आया, तो चेंज आया है, दैट इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन मैग्नीट्यूड की दैट इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन। वही बात यहां लिखा है, एनी पार्टिकल इन सर्कुलर ऑर्बिट वुड गो एक्सीलरेशन, करेगा ना जी एक्सेलरेट, काहे करेगा, क्योंकि उसका चेंज इन वेलोसिटी होगा। चेंज इन वेलोसिटी किस कारण से हो रहा है, मैग्नीट्यूड में बदलाव के कारण कि दिशा में बदलाव के कारण, चेंज इन डायरेक्शन के कारण, ठीक। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इफ अ चार्ज्ड पार्टिकल वुड मूव अराउंड अ ऑपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल, देन इट वुड कंटिन्यूअसली, देयर वुड बी अ कंटिन्यूअस रेडिएशन ऑफ एनर्जी, thus it would lose energy, so its radius will go on decreasing and will finally fall into the nucleus। सबसे काम की बात क्या है, it will fall into the, and kindly उन्हीं भाषा का प्रयोग करना जो हमने यहाँ नोट्स पे लिख कर दिया है कि रेडिएट करेगा एनर्जी एंड ऑल। हम तो धीरे धीरे बोल देते हैं ना सरल भाषा में कि गोल गोल घूमेगा एनर्जी खो देगा, पर जो वहां लिखा है वही लिखना, रेडिएट करेगा। फाइनली इट वुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस, बट इन फैक्ट such a collapse does not happen। ऐसा सही में होता है क्या, नहीं। रदरफोर्ड could not answer this। रदरफोर्ड इस बात का जवाब नहीं दे पाए। This became the main defect of his model। यही इनके मॉडल का सबसे बड़ा डिफेक्ट हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आ जाओ नील बोर मॉडल में, आ जाओ नील बोर। नील बोर के बारे में मैंने पहले बताया था कि जिस तरह से 70 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं किया और सब आके, सॉरी कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ऐसा था कि कुछ तो कांग्रेस भी करके ही गया था सर, बस उसको बदनाम कर दिया गया कि कुछ किया नहीं 70 साल में। जीएसटी जितना सुनते हैं, हो सकता है कि जीएसटी की बात कांग्रेस के समय भी चली
होगी, डीमोनेटाइजेशन की बात भी हो सकता है चली होगी, धारा 370 हटाने की भी बात चली होगी, लेकिन क्या था ना कि वहां पे बड़ा स्ट्रांग नेतृत्व नहीं था। यहाँ मोदी जी क्या है ना, एकदम धाकड़ आदमी है, जो बोल दिया वो करके दिखाता है। उसका रीजन क्या पता है, इन लोगों के पास पूर्ण बहुमत था। यू नो पूर्ण बहुमत, ये जो सरकार चल रहा है 2/3 ऑफ द सीट्स इन लोकसभा बीजेपी का ही है। यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं सारे सुमिशंस होंगे, तो कोई भी कानून में बनाऊंगा तो पारित तो हो ही जाएगा 2/3। लेकिन मान लो मेरी जो सरकार चल रही है उसमें कुछ है ममता बनर्जी, कुछ है अखिलेश यादव, कुछ है मायावती, कुछ है चंद्रबाबू नायडू, कुछ है नीतीश कुमार, तो क्या लगता है जब भी कोई कानून बनाइएगा तो उस कानून के लिए नीतीश कुमार को प्रॉब्लम होगा, नहीं नहीं कानून ठीक नहीं है, बिहार को दिक्कत हो जाएगा, नहीं नहीं कानून ठीक नहीं है, बंगाल को दिक्कत हो जाएगा। तो बस इसी वजह से पहले जितने भी सरकार चली ना, सबके पास पूर्ण बहुमत नहीं था। फैक्ट यही था, पूर्ण बहुमत नहीं होने की वजह से अगर आप इसका बात नहीं मानिएगा तो बोलेगा हम अपना वो क्या बोलते हैं, मेरे मिनिस्टर्स विड्रॉ कर जाएंगे, लोकसभा में आप अल्पमत में आ जाएंगे, मीन्स आपका माइनॉरिटी में आ जाएंगे आप। तो ये खुशे करने में लोग रह गया, कभी काम कर नहीं पाया। लेकिन इस क्लासरूम में अगर सारे के सारे सुमिशंस हैं तो तुमको पता है कि अबे काम जो हो रहा है सुमिशन के लिए हो रहा है, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। तो कहना ये चाह रहे हैं कि नील बोर ने जो कुछ भी किया क्रेडिट यही ले गया, पर उसमें से आधा से ज्यादा काम किसका किया हुआ था। बस एक बात को थोड़ा सा इन्हें मतलब बढ़िया से लीपा पोती कर दिया। कौन सा बात को, वो जो ऑर्बिट वाला शेल वाला बात है ना, शेल वाला बात को क्लियर करके बना दिया। चलिए ये निर्बोल, इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शंस रेज्ड अगेंस्ट रदरफोर्ड, लिखा हुआ है ऑब्जेक्शंस रेज्ड अगेंस्ट रदरफोर्ड नहीं, नील बोर गेव द फॉलोइंग पॉइंट्स। पहला क्या दिया ये सुनिए, ईच ऑफ द ऑर्बिट हैज अ डेफिनेट एनर्जी एंड दे आर कॉल्ड एनर्जी लेवल। गोल करो, इसके जमाने में अलग अलग गोल गोल था कि इसका जमाना में शुरू हुआ KLMN, नील बोर के जमाना में हुआ ना, ये रदरफोर्ड का जमाना है, ये थॉमसन का और ये नील बोर का। प्लीज पे अटेंशन। तो क्या नाम दे दिया, एनर्जी लेवल। इसका जमाना में था अलग अलग शेल्स की, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। नेक्स्ट, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट एज लॉन्ग एज इट इज इन अ डेफिनेट एनर्जी। गोल घूमेगा पर जब तक इस लेवल पर रहेगा कभी भी एनर्जी वो खोएगा। हाँ, यहां से अगर कोई दूसरे शेल में ट्रांसफर हो रहा है, अच्छा वो हम पहले क्लोरीन बनाए फिर मिटा के फ्लोरीन बनाए, ताकि तुमको समझ आए कि हम पढ़ाना क्या चाह रहे थे। फ्लोरिनवा बनाते ना तो फ्लोरीन में थर्ड सेल रहता है, ये वाला में भी थर्ड सेल है, तो हम क्या किया, बोले नहीं नहीं फ्लोरीन बनाते हैं 2 शेल्स वाला। तो बोलो थर्ड शेल का कोई बच्चा अगर सेकंड शेल में आ रहा है तो उसको एडजस्टमेंट में इश्यू होगा ना। हमको शायद ऐसा बोले थे, कश्मीर में जो पला बड़ा 10 डिग्री सेल्सियस में, उसको अचानक से चेन्नई मुंबई भेज दो, अच्छा मुंबई से कश्मीर भेज दो, तो वो एडजस्ट कर पाएगा कि एडजस्टमेंट इश्यू होगा। तो हम जानबूझ के थर्ड शेल से कहां भिजवाएं, सेकंड शेल में, तो वो कुछ एनर्जी खोएगा तभी लोअर एनर्जी लेवल पे जा पाएगा। लोअर में जाने के लिए खोना पड़ेगा ना, हायर पे था वो खुद। और मान लीजिए ऐसे तो होता नहीं है, फ्लोरीन एगो दे दिया उसको, बात फ्लोरीन की हो रही है कि बात हो रही है, कोई लिखिए ना, सेकंड सेल वाला लिखिए, यही बोलना चाह रहे हैं आप। कुछ और लिखिए, थर्ड में फोर्थ में भेज दीजिए, चलिए हटाइए, फोर्थ में भेजिए भेजिए। तो लोअर से हायर में जाएगा तो इट विल गेन सम, तभी ना एडजस्ट कर पाएगा। ये बात को इन्होंने क्लियर किया, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट एज लॉन्ग एज इट इज इन अ डेफिनेट एनर्जी level. Electrons present in different orbits have different energy level. First orbit is called K shells. क्या बोलते हैं पहला को, n बराबर 1। सेकेंड को कहते हैं L। कहाँ लिखे नहीं थे हम, क्या पहले लिखे थे शायद, where ओके हम यहाँ लिखे थे KLM। n है नहीं, n होगा तो n शेल हो जाएगा, KLMN। सेकेंड शेल इज L शेल, n बराबर 2, थर्ड शेल इज M शेल, n बराबर 3, फोर्थ शेल इज N शेल, n बराबर 4। कोई कंफ्यूजन, ABCD पसंद नहीं आया, मैंने किया। अब आते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स बाय जेम्स कैडविक। जेम्स कैडविक, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स बाय जेम्स कैडविक। हमको कभी कभी पता नहीं, आप लोग भी बच्चे ही हैं, मेरा सोच तो बचपने जैसा है, ऐसा लोग कहते हैं कि बच्चे वालों के साथ रह के बच्चे जैसा सोचते रहते हैं। कभी कभी हमको लगता है ना कि हम लोग के जमाने में कुछ साला आविष्कार ही नहीं हो रहा है, कुछ भयानक टाइप का। कहा केमिस्ट्री में कुछ ऐसा सुनता है, ऐसा आविष्कार हुआ है, वो नया एलिमेंट आ गया। खाली हम अपने जमाने में एक ही चीज सुने कि प्लूटो आप एक प्लैनेट नहीं है, यही ना सुने अपना। और हम लोग के जमाने में कभी सुने कोई प्लैनेट डिस्कवरी हो गया, कोई केमिस्ट्री में एटम आ गया, ये आ गया। हाँ, अपने जमाने में सुने को नया वायरस आया हम लोग के जमाना में, जो कभी पढ़ेंगे। हाँ, टेस्ला कार आया, हाँ गाड़ी, सोफिया रोबोट आया, हाँ हम लोगों के जमाने में आया है, ये हम लोगों के जनरेशन में आया ये सोफिया रोबोट और टेस्ला कार। हाँ, हम लोग के जनरेशन में इतिहास पुरुष आए हैं लोग,
MS धोनी एक इतिहास पुरुष हो गया और ये नरेंद्र मोदी भी इतिहास पुरुष हो गए। बोले काहे बीच में बक रहे हैं आप? ये जो जेम्स कैडविक था ना, ये सब पैदा उसी जमाना में लिया। ये आदमी क्या सोचा पता है कि अगर एटम का वजन ले रहे हैं ना, तो वजनवा हमेशा ज्यादा आ रहा है, अनुमान से ज्यादा आ रहा है। उस जमाना में अभी तक इनके तक, नॉट उनके, नॉट ये, इनके तक क्या क्या पता चल चुका था। कोई के, मान लो सोडियम की बात कर रहे हैं, पता ये चला था कि इसका एटॉमिक नंबर 11 है, ये कंफर्म पता चल गया था। इसमें 11 ठो प्रोटॉन्स होंगे जो कि कहां होंगे, और इसमें 11 ठो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि कहां होंगे, डिफरेंट शेल्स में। इन्होंने डिफरेंट शेल्स नहीं बोला था, इन्होंने बोला था दे विल मूव अराउंड, इन्होंने बोला था दे विल, और इन्होंने बोला डिफरेंट शेल्स। लेकिन जब सोडियम को तौला गया ना शौर्य पंकज, तो इसका वजन पाया गया कि 11-11 22 होता, जिसमें कि इसका तो वजन हुए होता नहीं है, बहुत है, 11-11 22 होता, बहुत होता तो, पर पाया गया 23। और ये बात भी इन्होंने नोटिस किया। हम क्यों बोले कि सब उसी जमाना में हो गया, हम लोग जमाना साल कुछ हो भी नहीं करता है। इन्होंने ये देखा मास का जो प्रॉब्लम है वो सभी के साथ हो रहा है। मैग्नीशियम लिया इन्होंने, तो उस जमाने में, मतलब इनके जमाने में मैग्नीशियम के बारे में इतनी जानकारी तो हो गई थी कि इसमें 12 को प्रोटॉन होगा जो कि न्यूक्लियस में रहेगा, 12 इलेक्ट्रॉन रहेगा जो कि बाहर घूमेगा। लेकिन जब ये बोला कि ये नेग्लिजिबल वजन का है, तो जो कुछ भी इसका वजन है दैट्स बिकॉज ऑफ प्रोटॉन। तुम्हारा अगर वजन 50 किलो है, तो उस 50 किलो में नाखून का कोई बहुत बड़ा योगदान है कि पूरे शरीर में ब्लड वेसल्स, बोन्स, इनका ज्यादा योगदान है। सबसे ज्यादा तो हड्डी का योगदान है, फिर खून का योगदान है, फिर मसल्स का है, फिर स्किन का है, नाखून का तो नहीं है। तो ये देखा कि अरे बेटा मासवा 24 आ रहा है, हाँ, तो इसका तो वजन 1 ना के बराबर होता है, हाँ, इसका वजन 12 का तो 12 यूनिट होना चाहिए, ये 24 यूनिट हो कैसे रहा है। फिर ये रात भर सोचा, 2-4 रात तक, टिडिंग 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 टिडिंग, फिर खाना खा रहा था, फिर नहा रहा था, सोच रहा था उस समय भी, फिर बाथरूम में बैठा सोच रहा था। अचानक से कुछ करते करते, समय रे ध्रुव अग्रवाल, समय रे ध्रुव अग्रवाल, फिर कुछ करते करते इसको अचानक क्या है, ओके आई गॉट इट, आई गॉट इट, आई गॉट इट। इन्होंने अचानक से ये बात को हिट किया, पक्का ना यार, पक्का ना यार, न्यूक्लियस में ना कोई पक्का छिपा हुआ है अंदर में, न्यूक्लियस के अंदर कोई पक्का छिपा हुआ है, हम लोगों की नजर उस पर जा रही नहीं है, न्यूक्लियस के अंदर पक्का कुछ ना कुछ जरूर होता होगा। बोला हम हर बार वजन तौल रहे हैं, हम तौलते हैं बाहर से इसका वजन 24 आ रहा है, और हमें पता है कि इसके अंदर 12 प्रोटॉन है, और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का तो वजन ना के बराबर है। तो ये 12 प्रोटॉन्स है, वजनवा 24 आ रहा है, कोई तो अंदर छुप कर बैठा हुआ है। दया पता करो, एक बार रिविजिट करो साइट पे, कुछ तो गड़बड़ है। दया पता करो, गया पता करो, कुछ तो गड़बड़ है। एक बार सीन रिक्रिएट करो, जाओ फिर से, तुम एक बार पिस्टल से लेकर जाना, कोई अंदर तो छुपा बैठा है। ये दाल हमेशा काली की होती है। दया पता करो, दया तो बकवास कर रहे हैं कि आप लिखिएगा परीक्षा में, वही जो है इंग्लिश में लिखा हुआ है, पर हिंदी में वही अर्थ है कि जेम्स कैडविक ऐसे बेगारी टाइप बैठे बैठे सोच रहा था, नहाते खाते करते धोते सोच रहा था। इन्होंने फिर एक एटम लिया, प्लीज चाइल्ड लिसन टू मी, इन्होंने एक एटम लिया, जितने आविष्कार हो चुके थे उतने आविष्कारों को अंडर कंसिडरेशन रखकर अब अपना आविष्कार किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने एटम के कोर को बम्बार्ड किया, मतलब वही, अरे बम्बार्ड मतलब नहीं हीलियम डबली चार्ज से, बम्बार्ड मतलब बम बारूद नहीं गिराना। तो इन्होंने देखा कि न्यूक्लियस में जाके बम्बार्ड होने के बाद कुछ रेज ऐसे भी निकल रहे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड से गुजराया जाए तो ना नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ना साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। न्यूक्लियस की तरफ कुछ ऐसे भी रेज निकल रहे हैं न्यूक्लियस से, जिनको अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारे तो ना ही पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे, ना ही नेगेटिव तरफ, ना नॉर्थ की तरफ ना साउथ की तरफ डिफ्लेक्ट हुए, ना पॉजिटिव की तरफ ना नेगेटिव की तरफ। अरे साला कैसा, मतलब वैसा टाइप का आदमी है, साला न्यूट्रल है ये तो, समझ रहे हो कैसा उस टाइप का आदमी है, ना इधर आकर्षित हो रहा है ना उधर आकर्षित हो रहा है, कोई एक की तरफ तो आकर्षित हो जाए, ना इधर हो रहा है ना उधर हो रहा है। क्या रे, मुझे कभी लड़कों की जेल में डालते हो, मुझे लड़कियों की जेल में डालते हो, पहले क्लियर कर लो मुझे कहां डालना है, समझ गए?
कभी मुझे लड़कों के जेल में डालते हो, कभी तो क्लियर कर लो मुझे कहां डालना है। तो ये बोला क्या रे, मैं कभी पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट कराते हो, कभी मुझे नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करते हो, मैं तो कहीं नहीं अट्रैक्ट हो रही हूँ, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ भी नहीं हुआ, नेगेटिव की तरफ भी नहीं हुआ, मैग्नेट की तरफ ना ही नॉर्थ पोल की तरफ हुआ, ना ही साउथ पोल की तरफ। तो इन्होंने, जेम्स कैडविक ने इसका नाम रख दिया न्यूट्रॉन। अब बोला कि ये जो पूरा मास है ना, वो पूरा मास इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ पी, it is because of n also, and shall we consider this कि no need to consider this? Why no need to consider this? आप नीचे आ जाइए, आगे वाले में जाइए, वो ऊंचा है ना, दिक्कत हो रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड। नीचे आगे वाले में आ जाइए, अनन्या आ जाइए आगे, आप भी आ जाइए, वो कष्ट होता है, ऊंचा बेंच है। हाँ, तो मास इज बिकॉज ऑफ पी ओनली कि नो एन इज ऑल्सो इन्वॉल्व, एन इज ऑल्सो, इलेक्ट्रॉन होगा कि कंसिडर नहीं करेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे। अब पढ़ो एक्सपेरिमेंट इनका, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स बाय जेम्स कैडविक। जेम्स कैडविक डिड द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। हीलियम एटम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स। बोलो हाँ, उस जमाना के हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में जानकारी था ना इन्हें, ओके। एंड द प्रोटॉन्स आर नोन टू बी प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। प्रोटॉन वहां कहां रहेगा, उसके जमाना के अनुसार तो यही सोच के चला था ना कि कहां रहेगा, न्यूक्लियस में रहेगा। सो द मास ऑफ हीलियम वाज एक्सपेक्टेड टू बी 2 यूनिट, हैं? हाँ ना, तो अंडरलाइन करो, सो द मास ऑफ हीलियम वाज एक्सपेक्टेड टू बी 2 यूनिट। कितना एक्सपेक्ट किया था हीलियम का मास को? So the mass of helium was expected to be 2 unit. Clear है स्टूडेंट्स इतना बात? So the mass of helium was expected to be 2 unit. Mass of helium was expected, 1 मिनट, mass of, 1 मिनट रुकिए, so the mass of helium was expected to be 2 unit, but experimentally it was found that mass of helium to be 4 unit. experimentally शब्द को अंडरलाइन करो। तो बोलो अगर 2 प्रोटॉन से तो वजन 2 होना चाहिए था, पर एक्सपेरिमेंट्स में कितने निकले? 4। तो भैया 2 होने चाहिए, 4 हो रहे हैं, तो ये 2 का गड़बड़ी किसके कारण हो रहा है? उसी पे एक्सपेरिमेंट करना ये शुरू किया। To explain this, he predicted that any other particle with no charge must be present inside the atom. इसी को हम हिंदी में बोले थे कि दया एक बार जाओ साइट पे, फिर से विजिट करो तो पक्का वहां कातिल वहीं पे छुपा हुआ है। दया, हम लोग जब गए थे तो कातिल हो सकता है खा पी के सो रहा होगा, और जब दूसरी बार गए थे हो सकता है नशा करके सोया हुआ था, और तीसरी बार गए थे हो सकता है छत में नहाने चल गया होगा। एक बार और जाओ दया, पता करो, दया कातिल वहीं पे होगा, उसी क्षेत्र में, उसी प्राइम लोकेशन पे मिलेगा। पूछते पारचो ओके। टू एक्सप्लेन दिस ही प्रेडिक्टेड, पहले से ही अनुमान लगा लिया कि दैट एनी अदर पार्टिकल विथ नो चार्ज, अंडरलाइन किया हुआ है, नो चार्ज किया हुआ है जी, मस्ट बी प्रेजेंट इन द एटम, एटम में पक्का होगा। सो ही बम्बार्डेड हीलियम विथ अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल हम पहले बोल रखे हैं कि He++ को अल्फा भी बोलते हैं, तुम नहीं पूछे तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, फाई, साई बोले तो थे। एंड अच्छा ठीक है, रुको। एंड ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ रेडिएशंस विद फॉलोइंग प्रॉपर्टी। ये रेज दिख रहा है, कुछ एमिशंस निकले और उनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, ध्यान से सुनना। ए में टिक मारो। द रेडिएशंस रिमेन अनएफेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। मानते हैं इस बात को? ना ही इधर आकर्षित हुआ ना ही उधर आकर्षित हुआ। रिमेन अनएफेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज द रेडिएशंस वर न्यूट्रल। So he named these particles as neutrons, इसलिए इन्होंने नाम दे दिया न्यूट्रॉन्स। दूसरा, न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस along with the protons, यहीं पर रहता है, ये तो कंफर्म है, क्योंकि इसके अलावा और कहां रहेगा, बाहर थोड़ी घूमेगा, बाहर तो इलेक्ट्रॉन ही घूमता है, ये क्लियर हो चुका था ना। तो जेम्स कैडविक का भी योगदान है, पर उतना सुनने को नहीं मिलता है जेम्स कैडविक का नाम, सुनने को मिलता है रदरफोर्ड। हालांकि वो अपनी बुराइयों के कारण ज्यादा फेमस हुआ। रदरफोर्ड वजन पे तो बात ही नहीं कर रहा था ना। देखो, एम का एक्सपेरिमेंट का एम क्या है उस पे ध्यान दो।
वो सिर्फ देखा कि पूरा का पूरा प्लस होता है कि नहीं, मेन कोर तो इसका एक्सपेरिमेंट यही था। ये तो चिल्ला चिल्ला के यही बात हुआ, बोला कि पूरा नहीं होता है प्लस, खाली बीचे में होता है, पूरा नहीं होता है बीचे में होता है। यही इसका एकमात्र विषय था एक्सपेरिमेंट का। हाँ, ऑब्जर्वेशन कर ही सकता था कि टकरा के आ रहा है तो कहीं न्यूट्रल से तो टकरा के नहीं आ रहा है, तो न्यूट्रल वाला तो पार हो गया होगा ना जी, इसको थोड़ी पता चला। हाँ ठीक है, ये ऑब्जर्व नहीं किया चीज को। चलिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉमा वैलेंसी कॉमा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट ऑफ द चैप्टर है ना, हम एक बार फिर से बोलेंगे, ये वहां से फिर आ गया जो हम तुम लोग को इतना इज्जत से पढ़ाए। कितना डे तक पढ़ाए थे? डे 1 2 में पढ़ाए थे जब केमिस्ट्री कोचिंग में यहाँ ज्वाइन की, तो फिर डे 5 से पढ़ाए थे शायद। आप ही तो उस दिन चिल्ला चिल्ला के हमको बता रहे थे और आप ही भूल गए। जो नहीं बोलते थे देने वाला दानी लेने वाला भिखारी, देखे भी प्लस। 6 दिन लगातार नहीं पढ़ाए भैया, आप तो वीडियो रूम में भी आते थे। डे 1 और 2 पढ़ाए, उसके बाद इस मैटर अराउंड इस प्योर पढ़ाया गया। यू डोंट रिमेम्बर एनीथिंग? कौन कौन सा डे तक पढ़ाई हुई थी? 1 2 उसके बाद 5 में हुआ था शायद। सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन चालू हो गया है। 5 और 6 में हो गया था, 1 के बाद 5 6 में हो गया था। काइंडली अगर ये नहीं करोगे प्रैक्टिस तो बड़ा मुश्किल है, फिर से वही सारी बातें आ रही है, ठीक है। और फिर लास्ट टॉपिक है आइसोटोप एंड आइसोबार, ये पढ़ाने लायक चीज है। तो दिस वी विल डू नेक्स्ट क्लास। एक बार हम फिर से बोल रहे हैं, कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको याद नहीं है, वो जो केमिस्ट्री हम बोल रहे हैं, नए बच्चों को भी हम बुला बुला के बोलते थे केमिस्ट्री सीखो केमिस्ट्री सीखो। वो जो नहीं था कार्तिक, बोला यार अब जाके क्लियर हुआ मेरे को इतने सालों में। प्रत्युष तुम अभी भी इतनी शक